हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर इस चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे वो ना हो मिस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर के साथ जिसमें हमको डील करना है विद द सेल। और सेल के बारे में मैं आपको क्या ही इंट्रोडक्शन दूं, आप अपनी जूनियर क्लासेस से सेल के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। और सेल रिप्रेजेंट करता है द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा बेसिक यूनिट जो कि उसका स्ट्रक्चर को फॉर्म करे और साथ ही साथ उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करे, वो रिप्रेजेंट करता है द सेल। ओके, अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। तो सेल को डिस्कवर किया था पहली बार रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665, जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे द कॉर्क स्लाइस ऑफ द ओक ट्री। तो ओक ट्री के कॉर्क स्लाइस को जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा वहां पे टाइनी टाइनी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स या चेंबर्स नजर आ रहे थे। तो उन्होंने उनको नाम दिया द सेल्स। ओके, बिकॉज सेल का मतलब ही होता है कंपार्टमेंट्स या चेंबर्स। बट जो रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल्स है, बिकॉज कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि यहाँ पर जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम दी कॉर्क कैम्बियम, और वहां पर डेपोजिशन होता है ऑफ सुब्रिन, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं डेड सेल। बट पहली बार अगर बात की जाए किसी लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करके या डिस्क्राइब करने की बात, तो वो किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने in the year 1674 using a simple microscope। तो ये हैं सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने पहली बार किसी लिविंग सेल को ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब किया था। और लेटर ऑन जब और इन्वेंशंस हुए और वेरियस इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का आपको इन्वेंशन देखने को मिला, तो लेटर ऑन आपको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्क्राइब एंड डिस्कवर किया द न्यूक्लियस, जब वो एक्चुअली स्टडी कर रहे थे द रूट सेल्स ऑफ द ऑर्किड। तो ऑर्किड के रूट सेल्स को ऑब्जर्व करते में उन्होंने एक सेल का प्रोमिनेंट रीजन जिसे हम न्यूक्लियस बुलाते हैं उसको डिस्कवर किया था। एंड ही इज सर रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों, बिगिन करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने टुगेदर, जिनका नाम है मैथियस क्लेडन, जो कि थे एक जर्मन बॉटनिस्ट। सो ही इज मैथियस क्लेडन एंड अदर वन वाज द थियोडर श्वान, जो कि थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो लगभग 1838 की बात है जब मैथियस क्लेडन जो थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे वेरियस प्लांट्स और उनकी स्टडी कर रहे थे। तो वाइल एग्जामिनिंग उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जितने भी प्लांट्स हैं वो कंपोज हो रहे थे ऑफ वेरियस सेल्स जो कि आपस में ऑर्गेनाइज करके बना रहे थे वेरियस टिश्यूज। ओके, सिमिलरली लगभग इसी टाइम की बात है जब 1839 की लगभग, जब थियोडर श्वान ने एनिमल्स की स्टडीज पर यह ऑब्जर्व किया कि वो कवर्ड होते हैं बाय अ बाउंड्री, जिसे उन्होंने कहा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यानी कि श्वान ने पहली बार रिपोर्ट किया था द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन्होंने ही ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल्स के पास आपको एक और एडिशनल बाउंड्री देखने को मिलती है अदर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच वाज कॉल्ड द सेल वॉल। तो दोनों ही साइंटिस्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस को इंटीग्रेट करके एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, दैट वाज कॉल्ड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की बेसिकली दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट इज वेरी सिंपल, जिसमें उन्होंने कहा कि सेल्स जो हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। दैट मींस इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और दूसरा पोस्टुलेट था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है या उनके प्रोडक्ट से। दैट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells and their products। But in theory की इस थ्योरी की एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? वो ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स आखिर अराइज कहाँ से होते हैं, आते कहाँ से हैं नए सेल। तो उसके लिए इस थ्योरी के इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए रुडोल्फ वर्काउ ने, जो कि आपके सामने इस फिगर में दे रखे हैं, ही इज रुडोल्फ वर्काउ, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज कॉल्ड omnis cellula acellular। That means
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि हर नया सेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है बाय सेल डिवीजन। तो ये पॉस्टुलेट जो था रुडोल्फ वर्काउ का फाइनली ऐड किया गया टू द सेल थ्योरी एंड फाइनली फॉर्मेशन होता है ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें कि 3 पॉस्टुलेट्स हैं। इनिशियल 2 तो यही हैं और तीसरा पॉस्टुलेट है दैट मीन्स all cells arise from the pre-existing cells. So that's how the modern cell theory was formed. I hope that is clear. तो चलिए बच्चों देखते हैं कि सेल का नंबर, शेप एंड साइज कैसे वेरी करता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो बिगिन करते हैं विद द नंबर। तो देखिए सेल का नंबर जो है वो बेसिकली रिलेटेड होता है टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे और जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतने कम नंबर ऑफ सेल्स देखे जाएंगे। सो आपको देखने को मिल सकता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वन सेल भी हो सकता है, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें कि आपने एग्जांपल के तौर पे आपने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स पढ़े हैं ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी ऑल मेड अप ऑफ वन सेल। हो सकता है उनके पास फ्यू सेल्स भी हों, जैसे फ्यू सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कुछ प्लांट्स एंड एनिमल जहां पर आपको कुछ फ्यू हंड्रेड्स या फ्यू थाउजेंड सेल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने किंगडम एनिमेलिया की फाइलम पढ़ी थी पॉडीफेरास की। ओके, तो दैट मीन्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं जो स्पॉन्जेस दे कंटेन अ फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड सेल्स, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं द फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे लार्ज ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जहां पर आपको मिलियंस ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ह्यूज ट्री को देख लीजिए, एक बड़ी सी वेल को देख लीजिए, एक एलिफेंट, या हम ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए। आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स पे लगभग आपको देखने को मिलेंगे 100 ट्रिलियन सेल्स, दैट मीन्स 10 to the power 14 सेल्स। कैन यू इमेजिन कितने ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारी इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में। ओके, सो दिस इज हाउ द नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विद द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि है रिलेटेड टू द साइज, तो देखिए साइज वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म का, और वो वेरी करने के लिए अगर देखा जाए तो वो एक बहुत टाइनी भी हो सकता है जिसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, दैट मीन्स वो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सो उसका साइज माइक्रोस्कोपिक हो सकता है एंड बहुत लार्ज भी हो सकता है जो कि आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं द वेरियस साइजेस जिनमें कि आपको देखने को मिल सकते हैं ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म द सेल। सो देखिए स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट सेल आपको देखने को मिलता है ऑफ द माइकोप्लाज्मास। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था ना, ये बेसिकली एक टाइप की बैक्टीरिया है जिनके पास नहीं होती है सेल वॉल। ओके, एंड इनका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है, दैट मींस स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ वुड बी द माइकोप्लाज्मा, जिनका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर्स। तो यहां पर इस फिगर में आपको माइकोप्लाज्मा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और यूनिट जो होती है वो है माइक्रोमीटर। सो आप माइक्रोन के बारे में तो जानते हैं ना, तो 1 माइक्रोमीटर इज बेसिकली 10 to the power -6 मीटर, या अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो 1 माइक्रोमीटर जो होगा वो 1,000th है ऑफ मिलीमीटर। ओके, तो 1 मिलीमीटर का 1,000th रिप्रेजेंट करता है 1 माइक्रोमीटर को। तो यहां पर माइकोप्लाज्मा का जो साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि वो भी यूनिसेल्युलर है, तो बैक्टीरिया का जो मोस्ट बैक्टीरिया का साइज है दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, एंड अगर ह्यूमन आरबीसीज की बात की जाए तो आप जानते हैं ह्यूमन आरबीसीज वैसे तो सर्कुलर होती हैं, है ना, और इनका जो डायमीटर होगा दैट इज गोइंग टू बी रफली 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, सो दैट इज हाउ द साइज ऑफ द आरबीसीज वेरी इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, तो जो लॉन्गेस्ट सेल्स देखने को मिलते हैं दे आर द नर्व सेल्स, जिनका की साइज वेरी कर सकता है फ्रॉम 0.1 to 1 मीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक आपको देखने को मिल सकते हैं द नर्व सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो लार्जेस्ट सेल्स आपको देखने को मिलते हैं वो यूजुअली बर्ड्स के सेल्स होते हैं या बर्ड्स के एग होते हैं, और लार्जेस्ट वन बीइंग ऑफ द ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल जो कि आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज हाउ द साइज ऑफ various cells vary according to different organisms.
आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द वेरियस शेप ऑफ द सेल्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए शेप जो होता है ना किसी भी सेल का वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो अगर बात की जाए वेरियस सेल्स की, जैसे कि आपके सामने पहला फिगर है ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स का अगर शेप देखेंगे तो आपको सामने से देखने में दे अपीयर टू बी सर्कुलर या राउंड। अगर आप इनको साइड से देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, दैट इज बाय कॉनकेव। तो बाय कॉनकेव का मतलब यानी कि दो डायरेक्शन से, दो तरफ से आपको इसमें कॉनकेविटी नजर आएगी। ओके, यानी कि इनवर्ट डिप्रेशन नजर आएगा। तो अगर आप नोट करेंगे ऐसे में क्या हो रहा है, इन सेल्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, ताकि आप जानते हैं इनका फंक्शन क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस गैसेस को टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो अगर ये ज्यादा सरफेस एरिया पोजेस करेंगे, इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो उनके ही फंक्शन में उनको फायदा मिला या फिर उनको एक बेनिफिट मिलता है। ओके, अगर बात करें हम व्हाइट ब्लड सेल्स की, जो कि हमारे नेक्स्ट सेल्स हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, दे हैव अमीबॉइड शेप। तो इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर या फिक्स्ड नहीं है, एंड दैट्स व्हाट हेल्प देम कि ये कैपिलरी से ना स्क्वीज आउट करके बाहर आ जाते हैं और जितने भी जर्म्स एंड पैथोजेंस हैं या फिर बैक्टीरिया हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ देयर शेप हेल्प देम टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, अगर बात की जाए कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की, जो कि लॉन्ग और नैरो होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं इन दी स्टमक एंड इंटेस्टाइनल वॉल्स, और ये हेल्प करते हैं इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो जितना लंबा इनका सरफेस होगा द मोर विल बी द अब्जॉर्प्शन एंड मोर विल बी द सिक्रीशन। ठीक है, तो हेंस दे आर लॉन्ग एंड नैरो। ओके, अगर बात की जाए नेक्स्ट सेल की, दैट इज द नर्व सेल, जो कि है न्यूरॉन्स से, तो ये आपको स्टार शेप्ड सेल्स देखने को मिलेंगे जिनमें से आपको बहुत सारी प्रोसेसेस निकलती हुई नजर आती हैं। देखिए कितनी सारी प्रोसेसेस आपको नजर आ रही हैं, और उनमें से एक लॉन्ग प्रोसेस भी है जो कि बहुत लंबी जा सकती है, विच इज कॉल्ड द एक्सॉन। तो ये जो लॉन्ग प्रोसेसेस इनसे नजर आती है ना, ये बेसिकली हेल्प करती हैं इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स को अगर मान लीजिए ब्रेन से सेंड करना है टू द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट इज द लेग, तो इनको लॉन्ग तो होना ही पड़ेगा ना। तो हेंस ये जो लॉन्ग प्रोसेस है ये कैरी करके ले जाती हैं सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ओके, एंड साथ ही साथ बॉडी पार्ट से भी कोई सिग्नल अगर लेके ब्रेन तक पहुंचाना है तो ऑब्वियसली वो भी ये कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दीज लॉन्ग प्रोसेसेस। हेंस इनका जो आपको शेप देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ठीक है, अगर हम देखें हमारे नेक्स्ट सेल को, दैट इज द ट्रैकीड्स, जो कि फॉर्म करते हैं द जाइलम, है ना, इन दी प्लांट्स। तो देखिए ये अगर सेल्स आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलते हैं इलोंगेटेड सेल्स, एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि ये मेंबर हैं अगर जाइलम के, तो इनका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो इलोंगेटेड सेल्स अगर होंगे तो वाटर कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस, इजंट इट। एंड अगर बात की जाए द मेसोफिल सेल, जो कि आपको लीव्स में देखने को मिलते हैं, दे आर राउंड एंड साथ ही साथ ओवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, साथ ही साथ इनके पास, क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस सेल हैं, तो ये फूड स्टोर भी कर सकते हैं, हेंस दे अपीयर टू बी राउंड एंड ओवल। ओके, सो इस तरीके से आप देख रहे हो कैसे वेरियस जो सेल्स हैं उनका शेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो बच्चों आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। द नंबर वन कैटेगरी इज द प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो सेकंड कैटेगरी है वी कॉल देम द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स को हम टेकअप करेंगे लेटर। तो अगर आप वर्ड प्रोकैरियोटिक को ब्रेक करते हैं तो प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर अर्ली, और कैरियोटिक वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि यहां पर आपको जो सेल देखने को मिलेंगे वहां पर आपको प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यानी कि इन सेल्स के अंदर आपको जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स देयर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। ओके, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, और ये जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है वो इनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा है इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो जो इस रीजन में साइटोप्लाज्म के इनका जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है, वी कॉल इट द न्यूक्लियोइड, और वी कॉल इट न्यूक्लियोइड बिकॉज ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ओके
ओके एंड साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलती है, राइट तो यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन मतलब ऐसी सेल ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जैसे आपने पढ़ रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, जिनको कवर करती है एक बाउंड्री जैसे मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सारी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको एक सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम बेसिकली वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है, दैट मींस ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है एंड दैट इज व्हाई ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके अगर हम बात करें ऑब्वियसली एक और फीचर आपको यहां देखने को मिलेगा इनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ, तो देखिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जो वो है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। तो इन एडिशन टू दैट सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम या इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, दे ऑल्सो हैव वन मोर क्रोमोसोम जो कि स्मॉल एंड सर्कुलर है और इस ये जेनेटिक मटेरियल से ये सेपरेटेड है, दैट इज व्हाई इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ओके, तो ऐसे डीएनए को हम बुलाते हैं दी प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरियल सेल को देखेंगे यहां पर तो आपको ये जो सेल में इनके साइटोप्लाज्म में आपको कॉइल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि एक्चुअली सर्कुलर डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द बैक्टीरियल सेल या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल। और साथ ही साथ देखिए आपको यहां पर एक सर्कुलर सा डीएनए जो कि इस जेनेटिक मटेरियल से सेपरेटेड नजर आ रहा है विच वी कॉल एज दी प्लाज्मिड डीएनए, वो नजर आता है। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरिया को या फिर ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स को कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि एक्सटर्नली विजिबल हैं। ओके, जैसे कि वन ऑफ दिस एग्जांपल वुड बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये जो फीचर प्लाज्मिड डीएनए प्रोवाइड करते हैं इनका कैसे यूज होगा वो हम आगे क्लास 12th का जब बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना तब वहां मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो यहां पर आप इतना समझ जाइए कि यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिल रहा है जो कि स्मॉल एंड सर्कुलर है और वो प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को विद सर्टेन यूनिक फीचर्स। ओके, तो वो किस काम आते हैं लेटर ऑन वो हम डिस्कस लेटर करेंगे। ओके, और अगर आप देखेंगे इनके साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर द राइबोसोम्स जो इनके पास प्रेजेंट होंगी। और साथ ही साथ आपको देखने को मिल रही है ये ब्लू कलर से एक मेम्ब्रेन जिसे हम बुलाते हैं दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इनके साइटोप्लाज्म की बाउंड्री को डिलिमिट करती है। और उसके बाहर आपको ये ग्रीन कलर की लेयर नजर आ रही है विच इज दी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया और द प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली आर सीन इन केस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में ही आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते थे। ठीक है, ओके एंड आप एक चीज और नोट कीजिए कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ अंदर की तरफ ऐसी इनवैजिनेशन शो कर रही है इस तरीके से, ये देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इन्हें हम बुलाते हैं द मेसोसोम। तो इसको याद रखिएगा बिकॉज इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको डिस्कस करना है, लेटर ऑन हम इनको डील भी करेंगे सेपरेटली। एंड साथ ही साथ आपको सेल वॉल यानी कि ग्रीन स्ट्रक्चर से अराइज करते हुए कुछ अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं। तो देखिए आपको ये लॉन्ग थ्रेड लाइक अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं जो कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक तरह से लोकोमोशन या मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर गोइंग टू हेल्प इन मोटिलिटी और इनको हम बुलाते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, कुछ और आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो कि स्मॉल शॉर्ट होंगे, ऐसे अपेंडेजेस जो कि फ्यूअर इन नंबर्स होंगे, वी कॉल देम पिलाई। और पिलाई जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, दो बैक्टीरियल सेल को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी ऐसे एक्सटेंशन नजर आते हैं अगेन फ्रॉम दी सेल वॉल विच आर कॉल्ड दी फिम्ब्राई। तो फिम्ब्राई भी क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया को किसी करंट में किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में या किसी होस्ट बॉडी से अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो दे ऑल्सो पोजेस दी स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो कि इनके सेल वॉल से राइज कर रहे हैं विच आर कॉल्ड द फिम्ब्राई। तो मैं यहाँ पर इनको मेंशन ऐसे कर देता हूँ, तो दे आर फिम्ब्राई। तो आई होप एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो आखिरकार रिप्रेजेंट कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो आप जानते हैं बिलोंग टू द मेंबर ऑफ
किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में आपको 3 बेसिक ग्रुप देखने को मिलते थे, दोज वर ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड दी माइकोप्लाज्मा, जिन्हें हम PPLO भी बुलाते हैं, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर गोइंग टू पोजेस प्रोकैरियोटिक सेल, दैट मींस इनके पास आपको ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट नजर आएंगी, ठीक है। और ये जो वेरियस सेल्स हैं, ये आपको डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में देखने को मिलते हैं। लाइक अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ शेप शो करते हैं। तो पहले आपको कुछ ऐसे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जो कि आपको राउंड अपीयर करेंगे, तो दीज आर कॉल्ड दी, सिंगल में अगर लिख दूं तो वी कॉल इट कोकस। तो कोकस मींस राउंड बैक्टीरिया, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिन्हें हम बुलाते हैं दी बैसिलस। तो बैसिलस क्या है? दे आर दी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड है, तो दे आर कॉल्ड स्पाइरलम। तो दी स्पाइरल बैक्टीरिया आर दी स्पाइरलम। और यहां पर आपको कुछ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी नजर आ रहे हैं, देखिए। तो ये जो शेप्ड बैक्टीरिया नजर आते हैं, वी कॉल देम दी विब्रायो। ओके, सो ये वेरियस फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया के, जो शेप्स हैं आपको वेरी करते हुए नजर आएंगे। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइकोप्लाज्मा। तो आपको याद होगा माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने डिस्कस भी किया है मेरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके चारों तरफ आपको कोई बैक्टीरियल सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, एंड ये बेसिकली पैथोजेनिक होते हैं और ये एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल और सिंपली द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो जो पहला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड द सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप है क्या? ये बेसिकली किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग है जो कि 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सो इट इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि टुगेदर एक्ट करती हैं टू एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके, तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं ये तीनों लेयर्स मिलके। तो इनकी तीनों लेयर्स पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन सेल एनवेलप का जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बैक्टीरिया। तो अलग अलग बैक्टीरिया में इनका जो कॉम्पोजिशन है वो बेसिकली डिफरेंट है। और इसके बारे में जब पता चला, जब एक डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ग्राम, हंस क्रिश्चियन ग्राम जो कि एक डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेवलप करी एक स्टेन जिसका नाम था द ग्राम स्टेन। ओके, तो स्टेन का नाम भी इन साइंटिस्ट के ऊपर ही पड़ा हुआ है। सो कुछ बैक्टीरियल सेल में आपको ऐसी सेल एनवेलप देखने को मिलती है जो कि इनको एनेबल करती है टू टेक अप दिस ग्राम स्टेन। तो अगर कुछ बैक्टीरिया ये ग्राम स्टेन को टेक अप कर लेते हैं, सो ऐसे बैक्टीरिया को हम बुलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। और कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स भी हैं जहां पर आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, मतलब उनके सेल एनवेलप में कुछ ऐसा डिफरेंस है देन दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि उनको डिसेबल करता है टू टेक अप दिस ग्राम स्टेन। और ऐसे बैक्टीरिया को हम बुलाते हैं द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो एक्चुअली 2 कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की जो कि ग्राम स्टेन को आइदर टेकअप कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। और ये जो डिफरेंस अराइज करता है इन दीज ब्रॉड 2 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया वो होता है इनकी कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एनवेलप पे। ओके, ठीक है। तो देखते हैं वो 3 लेयर्स जिनसे मिलकर बनती है ये सेल एनवेलप। तो पहली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिक्स, और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर होगी ऑफ दिस सेल एनवेलप। ओके, सो ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसका जो थिकनेस और कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैक्टीरिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जिसे हम सेल कोट भी बुलाते हैं, ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिक्रीट करती है, ठीक है। लेकिन ये सेल वॉल की भी आउटर साइड पे कवरिंग की तरह आपको नजर आएगी। सो इसकी प्रेजेंस कहां होगी? सेल वॉल की भी बाहर, दैट मींस ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होने वाली है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी ऐसे कर सकता है कि या तो ये आपको एक लूज शीट के फॉर्म में नजर आए, ओके, और वो जो लूज शीट है ना वो एक स्लाइमी अपीयरेंस देगी। ओके, जैसे कि आप यहां पर अगर इस
वीडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, यू विल फाइंड कि इस बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ आपको एक स्लाइमी सी लेयर आपको नजर आ रही है। ये जो स्लाइमी सी लेयर है वो एक्चुअली ग्लाइकोकेलेक्स ही है, जहां पर आपको ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है वो एक लूज शीट के फॉर्म में नजर आ रहा है, और ऐसे ग्लाइकोकेलेक्स को हम बुलाते हैं द स्लाइम लेयर। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जहां पर आपको ये स्लाइम लेयर यानी कि लूज शीट और ग्लाइकोकेलेक्स देखने को मिलेगी, वाइल कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जहां पर ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है वो थिक एंड टफ होती है, और ऐसे बैक्टीरिया के केस में हम इस ग्लाइकोकेलेक्स को बुलाते हैं द कैप्सूल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये दो फॉर्म्स में आपको ग्लाइकोकेलेक्स अपीयर करती हुई नजर आएगी। ठीक है, नाउ वी हैव द सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर जो होती है ऑफ द सेल एनवेलप, उसे हम बुलाते हैं द सेल वॉल, ऑब्वियसली। तो सेल वॉल जो है ये किसी भी बैक्टीरियल सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करती है, और साथ ही साथ आप जानते ही हैं ये प्रोवाइड करती है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ताकि बैक्टीरियल सेल जो है वो या तो बर्स्ट ना हो या फिर कोलैप्स ना हो। तो इन दोनों चीजों को प्रिवेंट करने का काम करती है द सेल वॉल। आई होप इन दो लेयर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कन्वे करी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए अब देखते हैं हमारी थर्ड लेयर। सो बच्चों, सेल एनवेलप की थर्ड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लाइक एनी यूकैरियोटिक सेल, किसी भी यूकैरियोटिक सेल की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास करने देगी व्हाइल होल्डिंग बैक द अदर्स। ठीक है, तो दैट इज द फीचर जो कि दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स दोनों में ही सेम रहने वाला है। ठीक है, और अगर एक खास बात अगर बताई जाए प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो देखिए प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें आपको स्पेशल इनफोल्डिंग्स नजर आती हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो कुछ कुछ रीजन्स में अंदर की तरफ फोल्ड कर जाएगी टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द मीजोसोम्स, और वो जो फोल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी वो आइदर किसी वेसिकल के फॉर्म में होगी, ट्यूब्यूल, या फिर किसी लैमेले के फॉर्म में होगी। ओके, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देखिए ये आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है, सेल वॉल के नीचे ये आपको नजर आ रही है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए अंदर की तरफ कैसे इनफोल्ड कर गई है टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द मीजोसोम। तो मीजोसोम जो है ये यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। So this is mesosome। तो यहां पर जो इनफोल्डिंग्स है वो आपको बेसिकली तीन फॉर्म्स में नजर आ सकती है। आइदर ये आपको किसी वेसिकल के फॉर्म में नजर आ सकती है कुछ इस तरीके से, है ना, या फिर आपको ये जो इनफोल्डिंग है वो आपको ऐसे ट्यूब्यूल के फॉर्म में नजर आ सकती है। ओके, या फिर अक्सर ये आपको लैमेले के फॉर्म में यानी कि ऐसी थिन शीट्स के फॉर्म में नजर आ सकती है। तो ये जो शीट्स होगी वो ऐसे स्प्रेड आउट होगी। ओके, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स या तीन फॉर्म्स में ये इनफोल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो मीजोसोम्स क्या हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग जो कि आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। पर ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? तो आइए देख लेते हैं इनके फंक्शंस, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला जो फंक्शन है इनका दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। तो ये सेल वॉल की फॉर्मेशन यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ ये डीएनए के रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स में भी अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, देन अगर बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, तो ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये एक्ट करते हैं इसमें एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। दैट मींस रेस्पिरेशन का काम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं ना, यहाँ पर आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो देखने को मिलती नहीं है। तो यू हैव द मीजोसोम्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज आपको याद हो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन, वहां पर आपको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नजर आते हैं। वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहां तो प्रेजेंट हो नहीं सकते थे बिकॉज दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो एंजाइम्स आपको यहां पर इन मीजोसोम्स में देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर playing a very important role in the respiration in the prokaryotic cell. I hope it is clear. Then कुछ secretion process में भी इनका important role होता है, so they help in secretion also. And lastly ये bacterial cell का जो surface area है that ये increase करती हैं, साथ ही साथ उनका enzymatic content भी बढ़ा देती हैं। ओके, सो ये बेसिक 5 फंक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है मीजोसोम के, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस को आपको रिकॉल करते रहना है। पहला फंक्शन ये क्या करते हैं? सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन,
रेस्पायरेशन, सिक्रीशन एंड लास्टली सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं द मेसोसोम्स। आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू मेसोसोम्स इज क्लियर। और कुछ ऐसे भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में आपको कुछ ऐसे ही इनफोल्डिंग देखने को मिलती है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक्सटेंड करती है इनटू द साइटोप्लाज्म, बट उनके पास आपको देखने को मिलती हैं पिगमेंट्स। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया के पास आपको जो ये इनफोल्डिंग देखने को मिलेंगी उनको हम बुलाते हैं क्रोमैटोफोर्स, और इनके पास आपको देखने को मिलती हैं द पिगमेंट्स। तो देखिए क्रोमैटोफोर्स, अगर हम वर्ड को ब्रेक करते हैं तो क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर और फोर्स मतलब बेयरिंग। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कलर बेयर करते हैं दे आर ऑलवेज पिगमेंट्स, राइट। तो इसीलिए आपको याद रखना है क्रोमैटोफोर्स आपको देखने को जो मिलते हैं इन केस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो द एक्सटेंशंस ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आई होप दीज थिंग्स रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर जो कि आपको देखने को मिलता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज द सेल सरफेस अपेंडेजेस। तो सेल सरफेस अपेंडेजेस क्या हैं? ये कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो कि सेल वॉल से यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल से आपको अराइज करते हुए नजर आते हैं। तो 3 टाइप के आपको सेल सरफेस अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वी कॉल इट द फ्लैजिला। ओके, तो फ्लैजिला क्या है भाई? ये थिन फिलामेंटस यानी कि थ्रेड लाइक आपको एक्सटेंशन नजर आएगा जो कि अराइज करता है फ्रॉम द सेल वॉल। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं इनके नंबर की और इनके अटैचमेंट की, तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेरियस बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया में आपको इनका नंबर और अटैचमेंट जो है वो सेपरेट नजर आता है। तो देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होने वाले हैं जहां पर आपको ये फ्लैजिला देखने को मिलेगा ही नहीं। सो ऐसे बैक्टीरिया को हम बुलाते हैं ए ट्राइकस। तो ए वर्ड होता है विदाउट और ट्राइकस वर्ड रीड करता है टू दी फ्लैजिलेशन। तो यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजिला प्रेजेंट है दैट मींस ये एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, तो वी कॉल इट ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, और मान लीजिए इस बैक्टीरिया में अगर एक मॉडिफिकेशन हो जाए, सपोज यहां पर एक एंड पे एक आपको फ्लैजिला देखने को मिले, तो वी कॉल इट मोनोट्राइकस बिकॉज मोनो मीन्स 1। ओके, और मान लीजिए अगर उसी बैक्टीरिया के दूसरे एंड पे भी आपको एक फ्लैजिला देखने को मिल जाए, दैट मींस बोथ द एंड्स आर गोइंग टू पोजेस 1 फ्लैजिला ईच, वी कॉल इट एम्फीट्राइकस बिकॉज एम्फी मींस बोथ। तो इसका मतलब आपको दोनों एंड्स पे 1 फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन मान लेते हैं कि एक और कंडीशन अराइज करती है कुछ बैक्टीरिया में जहां पर बैक्टीरिया के एक एंड पे आपको एक नहीं मोर देन 1 फ्लैजिला अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मींस देयर इज अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, तो वी कॉल इट लोफोट्राइकस। व्हाट वी कॉल इट? लोफोट्राइकस। और मान लीजिए ये टफ्ट ऑफ जो फ्लैजिला है वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट हो, तो वी कॉल इट सिफेलोट्राइकस। ओके, तो सिफेलो वर्ड में यहां पर दोनों जो टफ्ट हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला के वो आपको दोनों एंड्स पे नजर आएंगे। एंड मान लीजिए बैक्टीरिया की चारों तरफ यानी कि पूरी एंटायर सेल वॉल पे आपको ऐसे फ्लैजिला चारों डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वी कॉल सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया एज पेरीट्राइकस बिकॉज दे आर एंटायरली कवरिंग द पेरीफेरी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे इनका जो नंबर है और जो अटैचमेंट है वो वेरी करता है इन डिफरेंट बैक्टीरिया। ओके, और अगर मैं इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये कंपोज होते हैं 3 पार्ट से। तो आपको सबसे बेस पे यानी कि सेल में या सेल वॉल में इस तरीके से एम्बेडेड पोर्शन जो नजर आता है वी कॉल इट द बेसल बॉडी। सो बेसल बॉडी इसका सबसे बेसल पार्ट है। देन देयर इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द हुक इटसेल्फ, और उससे अराइज करता है ये फिलामेंटस थिन स्ट्रक्चर जिसे हम बुलाते हैं द फिलामेंट। सो 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, दैट इज फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। ओके, और फंक्शन आपको पता ही है, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द मोटिलिटी टू द बैक्टीरियल सेल यानी कि ये उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आई होप ऑल दीज थिंग रिलेटेड टू फ्लैजिला आप सबको अच्छे से समझ में आई हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सेल सरफेस अपेंडेजेस, दैट इज द पिलाई। तो पिलाई क्या है भाई? पिलाई आपको कुछ इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और उन स्पेशल प्रोटीन्स को हम बुलाते हैं द पाइलिन प्रोटीन और द पिलिन प्रोटीन। सो ये जो पिलिन प्रोटीन्स होते हैं ये स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, और वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कहलाता है द पिलाई। ओके, और सिंगुलर इज द पिलस। तो देखिए अगर ये बैक्टीरियल सेल वॉल है जो कि डार्क पिंक कलर से आपको नजर आ रही है, तो इससे अराइज करता हुआ आपको सबसे लॉन्ग अपेंडेज जो ऐसे नजर आ रहा है दैट इज द फ्लैजिला, जिसको कि हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो फ्लैजिला का काम क्या था?
बैक्टीरिया को मोटाइल या बनाना या फिर उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करना, दैट मीन्स इट हेल्प्स देम इन मूवमेंट। अगर बात करें, यहां पर आपको कुछ ऐसे डार्क पर्पल कलर के कुछ अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं जो कि शॉर्ट हैं और ट्यूब्यूलर हैं, ओके, और ये बनते हैं स्पेशल प्रोटीन के जिन्हें हम बुलाते हैं पाइलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं पिलाए, ये फ्यूअर इन नंबर होते हैं और ये दो बैक्टीरियल सेल्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं एंड इवन दे पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको बैक्टीरिया के केस में एक सेक्सुअल फिनोमेना पढ़ाई थी, दैट वाज कॉन्जुगेशन, इन माय कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वहां पर मैंने आपको बताया था दो कंपैटिबल बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ देयर सेक्स पिलाई। तो मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है जिसका ये सेक्स पिलाई है और यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है जिसका ये एक सेक्स पिलाई आपको नजर आ रहा है। तो ये जो दो सेक्स पिलाई हैं ऑफ दीज बैक्टीरिया आपस में दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो देखिए मैं इसको रफली यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो आपको कुछ इस तरीके से दो बैक्टीरियल सेल्स ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपको यहाँ पर जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ पर। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर फिनोमेना, जो सेक्सुअल फिनोमेना देखी जाती है बैक्टीरिया की, दैट इज ड्यू टू वन ऑफ द टाइप ऑफ अ पिलाई व्हिच इज कॉल्ड द सेक्स पिलाई। तो ये बेसिकली अगर इनका फंक्शन देखा जाए तो ये बैक्टीरियल सेल्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ओके। सो दिस इज हाउ द फंक्शनिंग ऑफ पिलाई डज। देन अगर हम बात करते हैं फिम्ब्राए की, द थर्ड टाइप ऑफ सेल सरफेस अपेंडेज, इसमें आप देखेंगे यहां पर आपको बैक्टीरिया के सेल पे बहुत सारे मींस एंटायर उनके सरफेस को कवर करते हुए स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स नजर आते हैं जो कि पूरी एंटायर सेल सरफेस को कवर करेंगे। दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फिम्ब्राए, ओके। तो यहाँ देखिए, अगर इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर लाइट पिंक कलर में आपको ये इस तरीके से जो छोटे छोटे अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं जो कि कितने सारे हैं नंबर, सो दे आर न्यूमरस इन नंबर, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फिम्ब्राए। तो फिम्ब्राए क्या है, दे आर गोइंग टू बी मोर न्यूमरस, और पिलाए जो होंगे दे आर गोइंग टू बी लेसर इन नंबर, दैट मींस ये होंगे फ्यूअर, ओके। सो पिलाए का फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये दो बैक्टीरियल सेल को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। वाइल अगर फंक्शन की बात की जाए फिम्ब्राए की, तो ये बैक्टीरिया को किसी अदर सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है, जैसे कि किसी रॉक से अटैच करने में हेल्प करेगा इन अ स्ट्रीम, साथ ही साथ ये किसी होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। तो दो बैक्टीरिया को अगर आपस में ज्वाइन होना है तो विच अपेंडेज विल हेल्प, दैट इज पिलाई। और मान लो एक बैक्टीरिया को किसी अदर सब्सटेंस है ना या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से अटैच करना है तो विच सरफेस अपेंडेज विल हेल्प, दैट इज गोइंग टू बी फिम्ब्राए। आई होप all these things related to the cell surface appendages are very well clear to all of you. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की सेल स्ट्रक्चर को जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, दैट इज द सेल इंक्लूजन बॉडीज, ओके। तो इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हुए नजर आते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, बट ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। सो दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में आपको लाई करते हुए नजर आते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं द रिजर्व मटेरियल इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यानी कि जो भी रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा है और वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंक्लूजन बॉडीज, ओके। आई होप दैट्स क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो द ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो एज द नेम सजेस्ट, ये कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं एंड दे आर स्टोरिंग विद देम द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उनके पास ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। अगर हम देखते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज द फॉस्फेट ग्रैन्यूल। तो एज द नेम सजेस्ट, ये भी फॉस्फेट को अपने अंदर स्टोर करके रख रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी वन। एंड लास्टली वी हैव द साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल मतलब ये साइनोफाइसी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, एंड ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं दे स्टोर्ड नाइट्रोजन गैस विद इन देम, ओके। बिकॉज आपको पता है इनके जो मेंबर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। सो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन की स्टोरेज देखने को मिलती है इन दीज टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ओके। अब एक स्पेशल टाइप का इंक्लूजन बॉडी दैट इज कॉल्ड द गैस वैक्यूल, जो एज द नेम सजेस्ट ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि गैस फिल्ड अप होगी एंड दे आर गोइंग टू बी सीन इन द ब्लू ग्रीन
पर्पल एंड द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो वहां पर आप क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये गैस को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, ताकि ये एनेबल कर सके बैक्टीरिया को टू फ्लोट एट द डिजायर्ड डेप्थ। तो जितनी भी डेप्थ पे इनको फ्लोट करना है वो उस पर फ्लोट कर सकें, उसके लिए बुओयेंसी प्रोवाइड करने का काम करते हैं दीज गैस वैक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको यहाँ पर वेरियस इंक्लूजन बॉडीज को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ सेकंड फिगर में आपको गैस वैक्यूल्स या फिर आपको जो देखने को मिलते हैं ना इन केस ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि ग्रीन आपको बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में, एंड इवन इन द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, उनमें आपको जो देखने को मिलेगा दे आर गोइंग टू बी द गैस वैक्यूल्स। सो दे विल हेल्प टू प्रोवाइड buoyancy टू द बैक्टीरियल सेल। सो आई होप ये रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है रिगार्डिंग द इंक्लूजन बॉडी वो आप सभी को अच्छे से समझ आई है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर जो कि आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर विच इज द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती हैं, isn't it? तो आपको अगर बात की जाए किसी प्रोकैरियोटिक सेल की तो वहां देखने को मिलता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जो कि बनता है दो सब यूनिट से जिन्हें बुलाते हैं 50S एंड 30S टाइप ऑफ सब यूनिट। तो देखिए यहां पर अगर आप इस फिगर को देखेंगे आपको राइबोसोम की दो सब यूनिट देखने को मिल रही हैं। द अपर वन विच इज द लार्जर सब यूनिट विच इज द 50S टाइप ऑफ सब यूनिट, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये नीचे वाली, दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलर सब यूनिट जो की होती है 30S टाइप। ओके तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी राइबोसोम्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आप राइबोसोम्स के बारे में छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज राइबोसोम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो mRNA में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कौन सा टाइप का अमाइनो एसिड जो है वो कोड किया जाएगा, उसको ट्रांसलेट कर सकता है। ओके सो mRNA को ये ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर सकता है। ओके दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज एंड द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ओके तो दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज दे कैन ट्रांसलेट mRNA इनटू द प्रोटीन्स। ओके और खासियत जो प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलती है रिगार्डिंग द राइबोसोम्स इज कि यहां पर आपको बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ एक ही mRNA पर अटैच करके सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉपीज बनाते हुए नजर आएंगे। सो मेनी राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड दी पॉलीराइबोसोम्स और दी पॉलीसोम्स। तो देखिए आपको यहां पर इस फिगर में ये एक mRNA का स्ट्रेच ऑफ मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। इस mRNA के सिंगल मॉलिक्यूल पे आपको देखिए कितने सारे राइबोसोम जो हैं वो अटैच करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दे ऑल आर सिंथेसाइजिंग द वेरियस कॉपीज ऑफ दैट सेम प्रोटीन। ओके सो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को नजर आ रहा है विद अ सिंगल mRNA एंड मल्टीपल राइबोसोम्स, वी कॉल इट द पॉलीराइबोसोम्स और सिंपली द पॉलीसोम्स। आई होप पॉलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स आपको क्लियर है, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर, यू विल फाइंड कितने ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने हुए हैं। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक वर्ड अगर को हम ब्रेक करते हैं तो देखिए यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड न्यूक्लियस, राइट। तो यहां पर बेसिकली ऐसे सेल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको एक ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मतलब ऐसे सेल में जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज्ड होता है विद इन अ true nuclear membrane. Okay, so their genetic material is present within a true nucleus. देखिए तो यहां अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है देखिए कैसे एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है। सो यहां पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। साथ ही साथ आपको बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलती है इनसाइड द सेल। तो देखिए यहां पर आपको कितनी सारी मेम्ब्रेन से कवर्ड जो है सेल ऑर्गेनल्स नजर आ रही हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये बेसिकली इस सेल की जितनी भी स्पेस है उसको वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है। देखिए कितने सारे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं सेल के अंदर। ओके तो ये जो वेरियस चैम्बर्स या कंपार्टमेंट नजर आते हैं वो इन सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स ही बनाती हुई नजर आ रही हैं। दैट मींस ये सेल्स शो करते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपार्टमेंट्स। ओके तो मतलब सेल के अंदर एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर भी आपको कुछ बाउंड्रीज नजर आ रही हैं जो कि अदर स्पेसेस को सेपरेट कर रही हैं फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर स्पेस।
दिस इज द कंडीशन दैट इज सीन इन द यूकैरियोटिक सेल। ओके एंड ये जो सेल्स हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दैट इज पहली चीज तो प्रोटिस्ट है ना, क्योंकि आपको पता है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मतलब उनका सेल जो होगा उनके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ फंजाई, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल दीज आर गोइंग टू पोजेस यूकैरियोटिक सेल। तो एक यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगा इन ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। चलिए इसके बारे में और डिटेल में हम देखते हैं इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वेरी कर सकता है इन देयर स्ट्रक्चर एंड शेप, बट अगर बात की जाए इनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर की, तो इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है। तो बेसिकली किसी भी यूकैरियोटिक सेल में आपको 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स नजर आते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल डिस्टिंक्ट रीजन है दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसी भी यूकैरियोटिक सेल की बाउंड्री डिफाइन करता है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये डार्क येलो कलर से जो आउटर बाउंड्री आपको नजर आ रही है ऑफ दिस बेसिकली ये एक एनिमल सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, so this is the cell membrane। सेकेंड रीजन जो आपको नजर आता है वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस है जहां पर आपको फिल्ड अप नजर आएगा एक जेली लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस जिसे हम बुलाते हैं द साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट रीजन जो आपको देखने को मिलता है इन अ यूकैरियोटिक सेल वुड बी द साइटोप्लाज्म। ओके, एंड थर्डली आपको इस साइटोप्लाज्म में भी एक और डिस्टिंक्ट रीजन नजर आता है जहां पर आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एनक्लोज होता है विद इन अ मेम्ब्रेन, एंड ये रीजन रिप्रेजेंट करता है द न्यूक्लियस। सो यहां पर आपको ये डार्क पर्पल कलर से जो रीजन नजर आ रहा है, this region is going to represent the nucleus। okay, so this is the nucleus। तो ये थर्ड रीजन है। ओके, सो यहां पर ये जो जेली लाइक सब्सटेंस यहां फिल्ड था इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट इज साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में भी आपको स्पेसिफिकली नजर आ रहा है एक डिस्टिंक्ट रीजन जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करता है, दैट इज द न्यूक्लियस। तो ये तो हो गए द 3 फंडामेंटल रीजन जो आपको देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में। ओके, अब देखिए सारे यूकैरियोटिक सेल मैंने बोला कि उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है बट उनका कॉम्पोजिशन हमेशा सेम नहीं होने वाला। दैट मींस ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं होने वाले। ओके, तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन देयर कॉम्पोजिशन, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि प्लांट सेल में कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे प्लांट सेल्स में आपको सेल वॉल यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी ना एक एडिशनल बाउंड्री देखने को मिलती है, वो कहलाती है सेल वॉल, जो कि एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। सो इनके पास सेल वॉल देखने को मिलेगी, प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है जो कि एब्सेंट होता है इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स। सिमिलरली एनिमल सेल्स में भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलते। लाइक एनिमल सेल्स के पास एक सेल ऑर्गेनल होता है विच इज कॉल्ड द सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ एनिमल सेल्स में एंड दे आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन द प्लांट सेल। तो ये हमें बताता है कि कैसे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं भले ही उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है बट उनका जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड करके रखती है ना किसी भी यूकैरियोटिक सेल को, वो एनक्लोज करती है द प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल की आउटर बाउंड्री को डिफाइन करेगी, और उसके अंदर आपको देखने को मिलता था एक जेली लाइक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और उसमें भी स्पेशल रीजन नजर आता था द डिस्टिंक्ट रीजन विच वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। तो टुगेदर आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है द टोटल लिविंग मैटर ऑफ द सेल एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो टर्म प्रोटोप्लाज्म था इट वाज गिवन बाय J.E. पुरकेंजे। सो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो J.E. पुरकेंजे ने इस टर्म को डिफाइन किया गया था टू रिप्रेजेंट द एंटायर लिविंग मैटर ऑफ द सेल, और वो होता है द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द एंटायर न्यूक्लियस। ओके, सो साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें एनक्लोज हो रही है ना, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्रोटोप्लाज्म। सो इसकी 2 पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म विच इज द जेली लाइक मटेरियल एंड द न्यूक्लियस जो कि आपको एक डेंस स्फेरिकल रीजन नजर आता है इन दी साइटोप्लाज्म। ओके, और इस साइटोप्लाज्म में आपको फ्लोट करते हुए मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बुलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आपको
पहली चीज तो याद रखना है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। और एक और अगर इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए यहाँ पर, तो कुछ यूकैरियोटिक सेल जैसे कि प्लांट्स एंड फंजाई के केस में आपको एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आती है या बाउंड्री नजर आती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं द सेल वॉल। सो सेल वॉल जो है वो बेसिकली क्या है, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज सीन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपको प्लांट्स एंड फंजाई दोनों के केस में नजर आती है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जो कि उसको डीलिमिट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड वी कॉल दैट एज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते ही हैं, ये आउटर कवरिंग है जो कि सराउंड करके रखता है द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री वुड बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मैं एक नॉर्मल एनिमल सेल की बात करूं। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल्स में आपको वो एडिशनल कवरिंग देखने को मिलती है, दैट इज द सेल वॉल, राइट। ठीक है, और अगर इसकी खासियत देखी जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब इसको हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं, दैट मीन्स ये अपने थ्रू कुछ ही सब्सटेंसेस को पास करने देती है व्हाइल होल्डिंग बैक द अदर्स। ओके, तो यहां देखिए, अगर मैं इस फिगर में आपको रिप्रेजेंट करूं तो ये येलो कलर की जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये व्हाइट कलर के कुछ पोर्स नजर आ रहे हैं। ओके, तो इन पोर्स से केवल वही मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं जो कि इस पोर से साइज में स्मॉलर हो, राइट, या उस पोर के साइज के बराबर हो, तभी वो उससे पास कर पाएंगे। वाइल जो पार्टिकल्स या वो सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल जो कि इस पोर से बड़े हैं साइज में, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो ओनली दोज मॉलिक्यूल जो कि स्मॉलर हैं इन द साइज देन दीज पोर्स विल बी एबल टू क्रॉस देम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास करने दे रही है व्हाइल होल्डिंग बैक दी अदर्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। देन अगर हम बात करें इनकी नेचर की, तो इनका जो नेचर होता है दैट इज लिपोप्रोटीनेशियस। मतलब अगर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, इसकी कॉम्पोजिशन को, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सो देयर स्ट्रक्चर इज लिपोप्रोटीनेशियस। तो आइए अब हम डील करने जा रहे हैं द इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका नेचर इन डिटेल। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इज लिपोप्रोटीनेशियस। इसका मतलब वो कंपोज होते हैं दो कंपोनेंट से, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन्स। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के केस में आपको जो मेजर लिपिड्स देखने को मिलते हैं दे आर फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स जिन पे आपको डायरेक्टली फॉस्फोरस का अटैचमेंट या फिर ऐसे कंपाउंड्स का अटैचमेंट देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड है, मतलब उनमें पहले से ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ऐसे कंपाउंड्स भी किसी लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं सो दे फॉर्म द फॉस्फोलिपिड्स। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स अरेंज होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। तो बाइलेयर का क्या मतलब हुआ, दैट मींस टू लेयर्स के फॉर्म में ये आपको अरेंज नजर आते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताऊं तो आप देखेंगे उसके पास आपको देखने को मिलता है एक पोलर हेड, जो कि आपको देखिए, इसको पोलर हेड इसलिए बोला गया है बिकॉज यहां पर इसमें पोलैरिटी डेवलप होती है। एंड ये ना आप देखोगे अगर ये पोलर है और इसमें एक्चुअली फॉस्फेट हेड होता है या ग्लिसरॉल का आपको मॉलिक्यूल का अटैचमेंट नजर आता है विद द फॉस्फेट ओवर हियर, तो आप देखेंगे सिंस ये इसमें पोलैरिटी है दैट मींस ये पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, इसके पास एफिनिटी होगी टुवर्ड्स हिम। तो दैट मींस आप जानते हैं एक्वस मीडियम में अगर वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर भी क्या है, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति एफिनिटी शो करेंगे। दैट मीन्स ये वाला जो हेड होगा दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक, बिकॉज हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। तो इसका मतलब जो आपको हेड देखने को मिलता है इन केस ऑफ द फॉस्फोलिपिड दैट इज हाइड्रोफिलिक। वाइल अगर आपको ये जो टेल वाला रीजन नजर आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहां पर ये जो टेल नजर आती है ये बनी होती है आइदर ऑफ फैटी एसिड्स
और या फिर आप कह सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनती है। और आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। तो इसका मतलब ये नॉन पोलर है, इसलिए ये वाटर को अपने थ्रू पास करने नहीं देंगे, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आप केमिस्ट्री का एक रूल आप जानते हैं ना, पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो मतलब वहां पर पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर को ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं और नॉन पोलर को ही। इसलिए आपको याद रखना है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू अलाउ द पोलर मॉलिक्यूल दैट इज वाटर टू पास थ्रू इट। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी वाटर फियरिंग। इसका मतलब हुआ हाइड्रोफोबिक होंगे ये वाले टेल्स। तो ये जो टेल्स हैं, इधर दिस इज गोइंग टू बी ऑफ फैटी एसिड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दैट इज व्हाई इट विल रिपेल वाटर मॉलिक्यूल्स। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास आपको एक पोलर हेड देखने को मिलता है और एक हाइड्रोफोबिक या फिर एक नॉन पोलर टेल देखने को मिलती है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बुलाते हैं एम्फीपैथिक। तो इसका मतलब जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपको यहां देखने को मिल रहा है, दैट इज एम्फीपैथिक। और अगर हम अरेंजमेंट की बात करें इस पोलर हेड और टेल की इन दिस बाइलेयर, सो आप देखेंगे जो हेड वाला रीजन है, दैट मींस द पोलर हेड रीजन आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखिए, अगर यहां पर इस फर्स्ट लेयर में आपको हेड जो है वो ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, तो यहां नीचे वाली लेयर में यही हेड आपको नीचे की तरफ नजर आएंगे। सो दे आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वाइल जो ये टेल वाला रीजन है, दैट इज दी नॉन पोलर टेल, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। सो दो कंपोनेंट्स आपको नजर आए, वन इज द पोलर हेड जो कि आउटर साइड्स की तरफ प्रेजेंट है, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं जो कि प्रेजेंट है टुवर्ड्स दी इनर साइड। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो यहां पर आपको दो लेयर्स में फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट नजर आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ और भी कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको कई जगह पर एक लिपिड के तौर पे एक कोलेस्ट्रॉल का अटैचमेंट भी देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पर आपको ये रीजन में देखिए इस फॉस्फोलिपिड की जगह पर एक कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल का अटैचमेंट नजर आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो कोलेस्ट्रॉल का अटैचमेंट भी आपको नजर आता है इन केस ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। एंड अगर हम बात करें प्रोटीन कंपोनेंट्स की, बिकॉज हमने बोला है कि लिपोप्रोटीनेशियस है, तो लिपिड्स के बारे में तो हमने बात कर ली। व्हाट अबाउट द प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स भी यहां आपको देखने को मिलेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी इजीली आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन दो टाइप की देखने को मिलते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला जो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल प्रोटीन। सो इंटीग्रल प्रोटीन मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। दैट मीन्स ऐसा प्रोटीन जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए, अगर मैं आपको यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको ये पिंक कलर का जो प्रोटीन और ये जो पर्पल कलर का प्रोटीन नजर आ रहे हैं, जो कि अलग अलग नाम से चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन के नाम से मेंशन्ड है, ये देखिए कंप्लीटली आपकी बाय लेयर को पूरी तरह से एम्बेड कर रहे हैं, अंदर पूरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे वाले प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इजंट इट? तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द इंटीग्रल प्रोटीन्स। ओके, तो ऐसे प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 70% कंपोज करते हैं। तो यानी कि टोटल जितने प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके 70% प्रोटीन्स वुड बी इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, एंड जो सेकंड टाइप के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द पेरीफेरल प्रोटीन्स, बिकॉज ये सिर्फ पेरीफेरी यानी कि एक्सटर्नल सरफेस पे अटैच्ड है ऑफ आइदर ऑफ द वन लेयर। तो देखिए यहां पर अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो इस लेयर को देखिए, पहली वाली लेयर में आपको यहां पर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ना, यहां पर। या देखिए ये वाली नीचे वाली लेयर में अगेन आपको ये प्रोटीन का अटैचमेंट नजर आ रहा है। तो देखिए एक ही लेयर में ये एम्बेडेड है, और ऐसे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना वुड बी एन ईजी टास्क। तो ऐसे प्रोटीन को हम बुलाते हैं द पेरीफेरल प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन्स कंपोज करते हैं लगभग 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स जो कि आपको फॉर्म करते हुए नजर आते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इट इज क्लियर। और लेटर ऑन रेवलेशन में पता चला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन्स और लिपिड्स ही कॉम्पोजिशन बनाते हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बारी आपको कुछ शुगर रेसिड्यूज आइदर इन प्रोटीन्स पे या फिर लिपिड्स पे अटैच होते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। तो देखिए यहां पर सपोज ये एक प्रोटीन था, तो दिस इज वन प्रोटीन जिसपे आपको एक शुगर का रेसिड्यू, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द शुगर
रेसिड्यू अटैच करता हुआ नजर आ रहा है। सो ऐसे वाले प्रोटीन्स को हम बुलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, सो इस तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, बिकॉज देखिए प्रोटीन का अटैचमेंट हो रहा है विद द शुगर मॉलिक्यूल, सो हेंस ग्लाइकोसाइलेशन से बनता है द ग्लाइकोप्रोटीन। और कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ना, इन लिपिड मॉलिक्यूल्स पे भी आपको कुछ शुगर का अटैचमेंट नजर आता है। तो ये शुगर जो आपको रेसिड्यूज नजर आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू अटैच देमसेल्फ टू द लिपिड। ऐसे वाले लिपिड्स को हम बुलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, सो वी कॉल देम ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। सो रिमेंबर, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन इज ग्लाइकोसाइलेशन, जिसमें कि प्रोटीन का अटैचमेंट होगा विद द शुगर रेसिड्यू, और यहां पर लिपिड्स का अटैचमेंट अगर हो जाता है विद द शुगर रेसिड्यू, सो दे फॉर्म द ग्लाइकोलिपिड्स, जिसकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। सो आपको यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी अटैच नजर आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब हम इससे रिलेटेड यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ मॉडल जो इनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, दैट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, उसको पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट वी कॉल एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको कि प्रपोज किया था एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन ने इन द ईयर 1972। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग पहली चीज तो हमको समझना है कि इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा गया। तो ये जो फ्लूइड वर्ड है इन्होंने दिया था टू वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनेशियस है, तो लिपिड्स को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया फ्लूइड, और जो सेकंड कंपोनेंट यानी कि प्रोटीन्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए दे यूज द वर्ड मोजाइक। तो इस मॉडल में कैसे इसका अरेंजमेंट हुआ तो समझने की कोशिश करते हैं। इनका मानना था कि जो फ्लूइड है ना, बेसिकली ये वर्ड इन्होंने रिलेट किया विद द फॉस्फोलिपिड्स। तो इनका मानना था कि जो फॉस्फोलिपिड्स अरेंज होते हैं बाय लेयर में इन केस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर फ्लूइड, मतलब इनके अंदर एबिलिटी है टू फ्लो, दैट मीन्स ये मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने वर्ड मोजाइक को रिलेट किया फॉर द प्रोटीन्स। तो मोजाइक का मतलब क्या होता है? पैचेस में अटैचमेंट होना। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कंसीडर किया कि मान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सी है ऑफ द फॉस्फोलिपिड। तो देखिए वर्ड्स को मेरे ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक समुंदर है जो कि किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स का, और उसमें आपको जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड नजर आएंगे लाइक एन आइसबर्ग। सो इस मॉडल को हम लोग कहते हैं द प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बिकॉज इनका मानना था जो फॉस्फोलिपिड है दैट इज फॉर्मिंग द सी, जैसे सी फ्लो करती है वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फ्लो करेंगे, एंड आइसबर्ग की तरह मोजाइक मैनर में यानी कि पैचेस में आपको अरेंज नजर आते हैं द वेरियस प्रोटीन्स, एंड दैट इज वाई इस मॉडल को बुलाया गया द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आई होप दैट इज क्लियर। तो इनका मानना था कि लिपिड्स जो बाय लेयर में अरेंज्ड होते हैं दे आर क्वासी फ्लूइड, दैट मीन्स दे आर हाफ फ्लूइड इन नेचर, और ये फ्लूइडिटी की वजह से यानी कि इनकी एबिलिटी की वजह से दे आर गोइंग टू एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाय लेयर, और इसी को इन्होंने कहा फ्लूइडिटी। मतलब अब आप एक एक करके चीजों को समझिए। मान लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो आप देखेंगे ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना वो आपस में मूवमेंट शो कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 टाइप के मूवमेंट जो है ये फॉस्फोलिपिड शो करते हैं। एक मूवमेंट में हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये येलो कलर से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, दिस इज वन फॉस्फोलिपिड। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये अपनी जगह पर ही ऐसे स्पिन करता रहता है। सो वन मूवमेंट दैट इट इज शोइंग इज द रोटेशनल वन। तो देखिए जैसे सपोज मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो दिस इज वन फॉस्फोलिपिड, ये इस तरीके से सर्कुलर स्पिनिंग मोशन शो करता रहता है। वन मूवमेंट इज हियर। सेकेंड टाइप का मूवमेंट होता है द ट्रांसवर्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? यानी कि बाय लेयर का
एक फॉस्फोलिपिड जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। मींस ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे। सो इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ओके, एंड तीसरा मूवमेंट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज द लेटरल मूवमेंट, यानी कि ये फॉस्फोलिपिड आगे पीछे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। तो इन शिफ्टिंग की वजह से अगर मान लीजिए बीच में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन भी शिफ्ट हो जाएगा, इजंट इट? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोशंस हैं या जो फ्लूइड नेचर है ऑफ द लिपिड्स दैट इज गोइंग टू एनेबल और इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट द लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स इन दिस एंटायर बाइलेयर। ठीक है, तो इस ही नेचर को फ्लूइडिटी कहा गया इन दिस मॉडल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो ये जो फ्लूइड नेचर होता है ना, ये जो आपको फ्लेक्सिबल नेचर नजर आ रहा है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना, तो वो आपको बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो हैम्पर हो जाते। तो कौन कौन से फंक्शन में हेल्प करती है? पहली चीज तो सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में। तो आपको पता है जब सेल ग्रो करेगा तो उसका प्रोटोप्लाज्म यानी कि अंदर का जो कंटेंट है, इंट्रासेल्यूलर कंटेंट, वो बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ता है उसका वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली जो बाहर की बाउंड्री है वो भी तो बढ़नी चाहिए ना। अगर वो बाउंड्री ही नहीं बढ़ेगी तो अंदर का सेल्यूलर कंटेंट अगर बढ़ता रहा तो सेल क्या कर जाएगा? रप्चर कर जाएगा। तो फ्लूइडिटी इनको रप्चरिंग से रोकती है। दैट मीन्स सेल की ग्रोथ और उनकी डिवीजन, खास करके आपको पता है डिवीजन के टाइम पे जब सेल एक सेल से डिवाइड करके दो में डिवाइड होता है तो फरो फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूवमेंट शो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी तो शो कर रही है, वो मोशन शो कर सकती है। इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स इटसेल्फ। ठीक है, साथ ही साथ सिक्रीशन के लिए आपको पता है ना कि सिक्रीशन करने के लिए भी सेल क्या करता है? ऑब्वियसली आपने देखा हुआ है कि मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक वेसिकल आ रहा है और ये वेसिकल जाके क्या करेगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके अपना कंटेंट रिलीज कर देता है। तो फ्यूजन के लिए भी क्या होगा? यहाँ पर जो आने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और रिलीज कर देंगे कंटेंट को आउटसाइड। ठीक है, देन वी हैव एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल का किसी भी पार्टिकल को अंदर लेना। ओके, तो ये कंडीशन भी तभी पॉसिबल होगी जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। तो मान लीजिए यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस थी, ओके, और मान लीजिए इस फूड पार्टिकल को अंदर आना है, तो व्हाट विल हैपन? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवैजिनेट करेगी और इस फूड पार्टिकल को अंदर लेके फाइनली क्लोज हो जाएगी एंड देन ये एक वेसिकल के फॉर्म में या फिर एक वैक्यूल के फॉर्म में उसको अंदर ले लेती है। तो ये भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड हो या फ्लेक्सिबल हो। अगर रिजिड होती तो एंडोसाइटोसिस यानी कि फूड का अंदर लेना वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। Lastly, we have the formation of इंट्रा या इंटरसेल्यूलर जंक्शन। तो इंटरसेल्यूलर जंक्शंस का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होता। इंटरसेल्यूलर जंक्शंस वो रीजन रिप्रेजेंट करता है जहां पर दो सेल्स आपस में फ्यूज करे थे। तो सेल्स आपस में फ्यूज तभी करेंगे जब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती हैं। ओके, तो वो नेचर भी फ्लूइड नेचर को ही डिटर्मिन करता है। सो दैट इज हाउ फ्लूइड मोजाइक मॉडल इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करता था उनको जस्टिफाई कर पाया। Hence, it is the most accepted model of the plasma membrane structure. I hope it is clear now. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपको देखने को मिलते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करती है किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री, और आपको पता है सेल के अक्रॉस वेरियस सब्सटेंसेस का इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट्स को। तो पहला टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि नाम बता रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स का, दैट विल बी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि आपको कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपको कुछ सब्सटेंसेस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली चीज आपको याद रखनी है दैट यहां पर कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, तो देखिए हमेशा मूवमेंट होगा कहां से? यहां आप देख सकते हो मूवमेंट इस डायरेक्शन में शो किया जा रहा है, और अगर आप चेक करेंगे तो इस रीजन जो यानी कि जो इनिशियल रीजन था वहां पर आपको ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ऑफ द सबस्ट्रेट।
ओके, तो यानी कि यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू बी लेस। तो आपको ये रीजन नज़र आ रहा है ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, वाइल ये जो रीजन है ये आपको नज़र आ रहा है ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए हमेशा जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। दैट मीन्स आपको पता है ना, हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का। तो डिफरेंसेस इन दी कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट है उसके अलोंग ही तो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। दैट मीन्स फ्रॉम हाई टू लो। ओके, तो हाई टू लो मूवमेंट शोज कि यहाँ पर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे और वो इजीली यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पास कर जाएंगे, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो पोलर होंगे, तो वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैटी एसिड टेल को पार नहीं कर पाएंगे एंड हेंस उनको रिक्वायर्ड होंगे ये चैनल प्रोटीन्स टू मूव इनसाइड। तो क्या क्या चीज़ आपको समझ में आई? पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही है इन दिस मूवमेंट। दूसरी चीज़ जो मूवमेंट आपको नजर आ रहा है दैट इज अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाई रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर रीजन ऑफ दी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, फिर अगर आप देखेंगे ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो नॉर्मली जो आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा या फिर प्लांट्स के केस में जो वाटर का ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में भी आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट ही नजर आता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। वाइल अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की ट्रांसपोर्ट की, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हम बोलते हैं कोई पर्सन अगर एक्टिव है तो मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट है दिस इज गोइंग टू रिक्वायर एनर्जी। ओके, सो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर आपको एटीपी मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्यों एटीपी की आपको जरूरत पड़ेगी? तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपको नजर आ रहा है जो आउटर साइड है यहाँ पर आपको लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ऑफ दी सोल्यूट, और यहाँ पर देखिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ऑफ दी सोल्यूट। तो दैट मीन्स यहाँ मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, है ना। इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग नहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब यहां पर जो मूवमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर मूवमेंट नजर आ रहा है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिकॉज देखिए आपको लो से हाई जाना है, इसीलिए ना आप इस रिएक्शन को अप हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों भाई इसको अप हिल रिएक्शन कहेंगे या अप हिल ट्रांसपोर्ट कहेंगे, है ना। तो देखिए इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर आप किसी हिल की चढ़ाई को चढ़ेंगे फ्रॉम लोअर साइड टू द हाईएस्ट पीक, तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए पड़ेगी ना, यू विल रिक्वायर एनर्जी टू मूव टू दैट हाईएस्ट पीक, इसीलिए दैट इज कॉल्ड अप हिल ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहां पर एनर्जी इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर यू टू move the molecules from the region of lower concentration to the region of higher concentration। तो ये वाली बात आपको याद रखनी चाहिए, और इस वाले को हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको आप जानते हैं ना हिल से ऊपर से नीचे आने में आपको कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई यहाँ पर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आपका बेस्ट एग्जाम्पल यू वुड फाइंड इन दी सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर टाइप्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, दैट इज द सेल वॉल। और सेल वॉल बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक नॉन लिविंग रिजिड कवरिंग जो कि आपको देखने को मिलती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक एडिशनल
कवरिंग नजर आती है जो कि आपको यूजुअली प्लांट्स एंड फंगल सेल में देखने को मिलेगी, दैट इज द सेल वॉल। और सेल वॉल का काम क्या होगा भाई, ये किसी भी सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो यानी कि किसी भी डैमेज और किसी इन्फेक्शन से उसको बचाने का काम करने का आपको जो देखने को मिलेगा फंक्शन, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय सेल वॉल। ओके, और प्लांट्स के केस में अगर बात की जाए तो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अगर चेक किया जाए तो वो बनते हैं कुछ सब्सटेंसेस से, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो देखिए, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल, तो देखिए यहां पर आपको नजर आ रही है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है ना, ये सपोज अगर प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर आपको ये एडिशनल कवरिंग नजर आ रही है, दैट इज द सेल वॉल। सो दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल कैसे नजर आएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट है ये येलो वाला कंपोनेंट जो कि आपको नजर आ रहा है एज फाइबर्स, है ना। तो ये जो फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो बनते हैं ऑफ सेल्यूलोज। सो वी कॉल इट सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स बिकॉज ये फाइबर का भी बहुत ही फाइन फॉर्म है। ओके, और इन पे अटैच आपको नजर आते हैं दीज रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बुलाते हैं द हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज आपको अटैच नजर आएंगे टू दीज सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स। और यानी कि आपको यहाँ पर देखिए एक पेक्टिन नाम का सब्सटेंस भी नजर आएगा जो कि इन माइक्रोफाइब्रल्स को भी ज्वाइन करके रख रहा है। तो देयर इज अनदर कंपोनेंट जो कि एक प्लांट की सेल वॉल को फॉर्म कर रहा है, दैट इज पेक्टिन। तो 3 कंपोनेंट्स आपको नजर आए, वन इज सेल्यूलोज, देन इज हेमीसेल्यूलोज एंड द थर्ड वन इज पेक्टिन। ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे आपको ये एडिशनल एक लेयर नजर आती है, दैट इज जो आपको ये ट्रांसपेरेंसी ब्लू कलर की लेयर नजर आ रही है, दैट इज मिडिल लैमेला। ये एक ऐसी लेयर है जो कि 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स को अडेयर करके जोड़ के रखती है या ग्लू करके रखती है टुगेदर। सो दैट इज व्हाट इज सीन इन द केस ऑफ अ प्लांट सेल। और अगर मैं आपको एल्गल सेल की वॉल का कॉम्पोजिशन बताऊं तो यू विल फाइंड सर्टेन वेरिएशन, जैसे कि आपको यहाँ सेल्यूलोज तो देखने को मिलेगा इन देयर कंपोनेंट, बट आपको यहाँ पर गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड साथ ही साथ कुछ मिनरल्स नजर आएंगे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो भी आपको यहाँ डिपॉजिट नजर आते हैं इन केस ऑफ दी एल्गल सेल वॉल। ठीक है, और अगर फंगल सेल वॉल की बात की जाए तो फंजाई के केस में जो सेल वॉल होती है वो बनती है ऑफ काइटिन। और काइटिन क्या है आप सभी जानते हैं, ये है एक होमोपॉलीमर ऑफ complex polysaccharide। So this is a homopolymer of complex polysaccharide जिसे हम बुलाते हैं N-acetyl glucosamine। ठीक है, तो N-acetyl glucosamine का पॉलीमर है काइटिन। ओके, तो काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है जो कि बनाती है द सेल वॉल ऑफ फंजाई। और अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात की जाए तो वो बनती थी फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि कार्बोहाइड्रेट और एक तरह से प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो दैट इज हाउ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉर्म्ड। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की, तो वहाँ हम बैक्टीरियल सेल को यहाँ रेफरेंस में नहीं लेंगे, वी विल ओनली टेक फंजाई सेल बिकॉज वो यूकैरियोटिक है। ओके, तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक प्लांट सेल में वेरियस लेयर्स में अरेंज नजर आती है द सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर बात की जाए तो आपको जब भी कभी एक नया प्लांट सेल फॉर्म होता हुआ नजर आएगा तो उसके चारों तरफ जो पहली सेल वॉल, जो फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल नजर आती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरीली पहले फॉर्म हुई है इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो केपेबल होती है ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रो कर सकती है, और एज इट ग्रोज इसका जो साइज होता है या फिर इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती जाती है, दैट मीन्स इट डिमिनिशेस विद टाइम। ठीक है, ओके, एंड देन लेटर ऑन इसी से डिफरेंशिएट होती है टुवर्ड्स द इनर साइड, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आपको डिफरेंशिएट करती हुई नजर आती हैं द सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल के बाद जो फॉर्म होती है दैट इज सेकेंडरी वॉल, एंड अगेन इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेल वॉल इटसेल्फ। तो जो सेकेंडरी वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है और वो फॉर्म होती है इन 3 लेयर्स विच आर कॉल्ड S1, S2 एंड S3। तो 3 लेयर्स के फॉर्म में आपको नजर आएगी दी सेकेंडरी वॉल। ओके, और ये तीनों के तीनों आपस में डिफर इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ इन तीनों लेयर्स में आपको माइक्रोफाइब्रल्स का डिफरेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। तो याद है ना वो माइक्रोफाइब्रल्स जो कि आपको सेल्यूलोज के बनते नजर आते हैं, वो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रल्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से आप सेकेंडरी वॉल को 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज S1, S2 एंड S3। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो इमेजिन कीजिए ये जो आपको बाहर वाला लाइट ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग
द प्राइमरी वॉल, जो कि यहाँ पर इधर पर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ आपको फॉर्म होती हुई नजर आएगी द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल, दैट इज द S1, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको एक और लेयर नजर आ रही है, दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल, दैट इज S2। एंड S2 के अंदर भी आपको थर्ड लेयर नजर आ रही है ऑफ द सेकेंडरी वॉल, दैट इज S3। तो देखिए 3 लेयर्स में आपको अरेंज नजर आ रहे हैं द सेकेंडरी वॉल, ओके। एंड ये जो सेकेंडरी वॉल S3 है दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। एंड साथ ही साथ आपको एक एडिशनल लेयर नजर आ रही है एक प्लेट के फॉर्म में, जो कि 2 नेबरिंग सेल्स को ज्वाइन या ग्लू करके रखती है टुगेदर। ये जो डार्क ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। सो दिस लेयर इज कॉल्ड द मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी लेयर है जो कि 2 नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रखती है, ये ग्लू करके रखती है टुगेदर। दैट मीन्स ये वाली जो लेयर है दैट इज गोइंग टू होल्ड एंड ग्लू द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, और ये मिलके बनती है फ्रॉम दी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, मेनली बट कैल्शियम पेक्टेट, ओके। तो ये पेक्टिक मटेरियल की बनी है और 2 सेल्स को ज्वाइन करने का काम करती है, 2 प्लांट सेल्स को, ओके। तो पेक्टिन या फिर कैल्शियम पेक्टेट इज गोइंग टू बी इट्स एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। द लेयर वुड बी द मिडिल लैमेला, रिमेंबर। एंड अक्सर आपको प्लांट सेल की जो वॉल है और साथ ही साथ जो उनकी मिडिल लैमेला है उनको ट्रैवर्स करते हुए, यानी कि उनके बीच से इंसर्ट करते हुए नजर आते हैं कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिन्हें हम बुलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए मान के चलते हैं, ये सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं दी सेल वॉल ऑफ वन सेल एंड दिस इज दी सेल वॉल ऑफ दी अनदर। तो देखिए यहां पर दिस इज वन सेल वॉल, ये पहले वाले प्लांट सेल का, दिस इज द सेकेंड सेल वॉल ऑफ द सेकेंड प्लांट सेल। तो दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, ठीक है। तो ये आपको पहले सेल का आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है इस रीजन में, इसमें आपको सेकेंड वाले सेल का साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, और यहाँ पर इन 2 सेल वॉल को ज्वाइन करके रख रही है दिस लेयर कॉल्ड दी मिडिल लैमेला। सो दिस इज मिडिल लैमेला। सो मिडिल लैमेला 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स को देखिए इनकी वॉल्स को कनेक्ट करके रख रही है, बट इनके बीच में देखिए आपको एक ओपनिंग नजर आएगी विच इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। तो सिंगल इज गोइंग टू बी प्लाज्मोडेस्मा। तो देखिए यहां पर आपको ये जो ओपनिंग नजर आ रही है ये कनेक्ट करके रख रही है द साइटोप्लाज्म ऑफ द 2 सेल्स। तो वी कॉल इट द प्लाज्मोडेस्मा, ओके। और अक्सर ही आपको इस प्लाज्मोडेस्मा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इस तरीके से कनेक्शन नजर आता है, जो कि इनकी एक्चुअली साइटोप्लाज्म को प्रॉपर्ली कनेक्ट करके रखता है और इनकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कनेक्ट कर देता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड द डेस्मोट्यूब्यूल। तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन बिल्डिंग अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द 2 नेबरिंग सेल्स। तो यहां से यहां आपको मूवमेंट नजर आएगा ऑफ द वेरियस substances across these 2 cells. I hope all these things related to the cell wall of the plant cell is very, very clear to all of you. So बच्चों, this was all for today from the chapter Cell the Unit of Life. I hope इस चैप्टर से रिलेटेड आज के सेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डील किए हैं वो आपको अच्छे से हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करके करेंगे फिनिश। एंड अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।